हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूं और यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्यापारिक कंपनियों के आगमन पे। तो भारत में जो व्यापारिक कंपनियां आई हैं, कौन कितने पहले आया, कौन कितने बाद में आया और किसका क्या योगदान रहा है, तो इस वीडियो में विशेष इसी के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पहला वीडियो होगा आधुनिक भारत का, तो यहाँ से विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। वास्को डी गामा, आप सभी ने इसका नाम बहुत सुना होगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वह भारत की खोज करने के लिए निकला और दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उत्तर मासा अंतरीप, जिसे तूफानों का अंतरीप भी कहा जाता है या फिर कभी कभी लिखा होता है केप ऑफ गुड होप, होकर भारत के कालीकट, आधुनिक नाम है कालीकट का कोझिकोड, बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। तो यहां पर मैं बता दूं ये उत्तर मासा अंतरीप है, इसे तूफानों का अंतरीप भी कहा जाता है। जब वास्को डी गामा आया था तब यहाँ पर भी काफ़ी तूफान में फंस गया था वो। और इसके बाद सबसे दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे बनता है कालीकट। कालीकट का आधुनिक जो नाम है वो है कोझिकोड, जो कि केरल में है। और यहाँ पर एक जगह थी, इसका नाम था कप्पक डाबू, तो यहाँ पर ये आया था। ठीक है, प्रॉपर कालीकट में नहीं आया था। कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। लेकिन कभी कभी किसी किसी बुक में मैंने देखा है 20 मई भी लिखा हुआ है, लेकिन 17 मई करेक्ट है। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा की सहायता भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि जो वास्को डी गामा थे तो वो स्वतः अपने दिमाग से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें एक भारतीय व्यापारी थे अब्दुल मजीद, ये लेकर आए थे। इन्हीं ने रास्ता बताया था, तो इन्हीं की मदद से वास्को डी गामा भारत आए थे। और ये कहाँ के थे? ये गुजरात के व्यापारी थे ये। तो इसको ध्यान रखें इनको। और यहाँ पर किसने स्वागत किया था? कालीकट के उस समय के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ये एक बार प्रश्न आया था यूपी पीसीएस में, तो विशेष ध्यान दें इसका। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस चला गया और पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर कब गया था वापस? 1499 में। और उस समय जो पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने क्या किया था कि वास्को डी गामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी थी। (1502) ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया और 1503 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कालीकट, जो कि केरल में है, कोचिन भी केरल में ही है, और कुन्नूर में अपनी व्यापारिक कोठियां बनाना शुरू की थी। तो यहाँ पर कालीकट, कोचिन और कुन्नूर, ये सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाना शुरुआत की थी। तो यहाँ पर किसने की थी? ये पुर्तगालियों ने। तो इसको ध्यान रखें विशेष। ये 1503 ईस्वी में की थी। 1506 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा पुर्तगालियों का गवर्नर बनके अब भारत आया। अनेक स्थानों पर उसने विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? ये फ्रांसिस्को अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को अल्मीडा कहता था हमें अपनी संपूर्ण शक्ति सागर पर लगा देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सागर पर शक्तिशाली नहीं होंगे तो शीघ्र ही हर वस्तु हमारे विरुद्ध हो जाएगी। ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रांसिस्को अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को अल्मीडा की इसी नीति को इतिहास में विलू वाटर नीति के नाम से जाना जाता है। 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जितना रेड किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में आया है, इसीलिए मैंने इसे रेड किया हुआ है।
1509 ईस्वी में अल्बुकर्क गवर्नर बन के भारत आया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर इसे भी याद रखें, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ये अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। कब? 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क के समय में पुर्तगालियों का सबसे अधिक विस्तार हुआ और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक उसने पुर्तगाली व्यापार को बढ़ाया था। कोलंबो तक अपनी ये कोठियां बना चुका था। ये कौन? अल्बुकर्क। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा का विवाह हुआ। इसी समय पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उस समय नाम था, आधुनिक नाम मुंबई है, को दहेज के रूप में दे दिया था। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो यहां पर इनको याद रखें किसकी शादी हुई थी? चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की। तो ये कब हुई थी? 1661 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में क्या किया था चार्ल्स द्वितीय ने कि मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। भारत में डचों का आगमन। डच एक हॉलैंड की व्यापारिक जाति थी। हालांकि यहाँ पर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं, कुछ इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। 1602 ईस्वी में 8 डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई? 1602 ईस्वी में। डचों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और पुलिकट है तमिलनाडु में, और सूरत गुजरात में है। तो वहां पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां खोली थी। तो इनको याद रखें, यहाँ डचों ने कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में, पुलिकट और सूरत में। 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डचों की पराजय हुई और भारत से उनका पतन होना प्रारंभ हो गया था। तो डचों के बारे में जितना महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। मैंने अंग्रेजों को लास्ट में इसलिए लिया हुआ है कि उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा विवरण देना है मुझे, इसलिए मैंने अंग्रेजों को लास्ट में लिया हुआ है। तो फ्रांसीसियों का देख लेते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसकी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहां पर ये डेट भी याद रखें, 1664 ईस्वी। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बनाई थी। तो यहां पर याद रखें 1668 में सूरत गुजरात में बनाई थी और 1669 मसूलीपट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में है वहां बनाई थी। और इन दोनों बस्तियों का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया था। 1679 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। 1690-92 ईस्वी में बंगाल में फ्रांसिस मार्टिन ने चंद्रनगर की बस्तियों को बसाया था। तो यहां पर इसको भी याद रखें अच्छे से। 1720 ईस्वी में लिनायर को गवर्नर बनाया गया और 1735 ईस्वी में ड्यूमा को गवर्नर बनाया गया था। इनके समय में फ्रांसीसियों ने खूब उन्नति की, तो यहां पर इनको याद रखें ड्यूमा के शासनकाल में। 1742 ईस्वी में डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। एल्फिंस्टन के अनुसार डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुशासित सैनिकों का पूर्ण
उपयोग किया। वह पहला व्यक्ति था जिसने बंदरगाहों को छोड़कर देश के मध्य भाग तक अपनी सेनाओं को ले गया। वह पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों की झूठी शान को पहचाना तथा अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। अब देखते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो यहां से विशेष ध्यान देना अच्छे से, हालांकि पीछे भी जो पढ़ाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से विशेष ध्यान देना। 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस तरह का काफी लंबा नाम इन्होंने रखा था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। ऐसा भी काफी इतिहासकारों ने लिखा है कि शुरुआत में केवल 15 वर्षों के लिए आज्ञा ये मिली थी, फिर धीरे धीरे बाद में बढ़ाते गए थे। इस कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति हुआ करती थी जिसमें एक निदेशक होता था, एक उप निदेशक होता था और 24 सदस्य होते थे। तो इसको याद रखें, यहाँ पे इस कंपनी के लिए क्या होती थी, एक समिति होती थी और इन सभी का चुनाव कंपनी के ही आम कर्मचारियों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता था। किसका, जो समिति होती थी, इन सभी के जो सदस्य होते थे, इनका जो चुनाव होता था वो कंपनी के ही जो आम कर्मचारी होते थे उनके द्वारा किया जाता था। बाद में यही समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानी गई। इसको भी याद रखें अच्छे से। 1833 ईस्वी में इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। तो कब से कहा जाने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी? 1833 ईस्वी से। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स ने विलियम हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापारिक कोठियां खोलने की आज्ञा मांगी और जहांगीर द्वारा आज्ञा इस समय प्रदान कर दी गई थी। यहां पर 1611 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने मसूलीपट्टनम, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, तो वहां पर क्या किया था कि एक अंग्रेजी व्यापारिक कोठी बनाना प्रारंभ कर दी थी, उसकी नींव भर दी थी। लेकिन जैसे ही पुर्तगालियों को ये बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसी विरोध के कारण जहांगीर ने निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे दिया था और 1611 ईस्वी के अंत में विलियम हॉकिंस वापस इंग्लैंड चला गया। तो यहाँ पर इसीलिए तो कहा जाता है, अक्सर मैंने किताबों में काफी देखा है, ये बात बहुत विवाद होता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी। तो कहीं कोई लिखता है सूरत तो कोई लिखता है मसूलीपट्टनम, लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ही एक अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी बनाई थी, लेकिन वो पूरी नहीं बन पाई थी, अधूरी थी, तो इसलिए उसको काफी इतिहासकार लिखते नहीं है। 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो ने गुजरात के सूबेदार खुर्रम थे उस समय, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए थे, खुर्रम से स्वीकृति लेकर व्यापारिक कोठियां बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो कहाँ, सब सूरत में उन्होंने बनाई, फिर आगरा में, अहमदाबाद में, भड़ोच में। ये सूरत गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में और भड़ोच भी गुजरात में ही है और आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर कोठियां बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था और यहाँ पर ये कोठियां बनके तैयार भी हो गई। तो ये किसका आदेश था? ये था शाहजहां का आदेश। उस समय जो खुर्रम थे, जो खुर्रम ही उनका नाम था, तो वो गुजरात के सूबेदार थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम और दूसरी कोठी सूरत में स्थापित की थी। तो यहाँ पर इनको विशेष ध्यान दें। कभी कभी ये लिखा होता है कि सूरत में स्थापित की थी, लेकिन सूरत में दूसरी थी, सबसे पहली मसूलीपट्टनम में ही थी।
1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी, आधुनिक आंध्र प्रदेश में, के राजा पेड़ा वेंकट से समुद्र के किनारे स्थित एक छोटे से गांव को किराए पर लिया और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से एक कोठी बनाई। बाद में यही स्थान शहर के रूप में परिवर्तित हो गया और मद्रास या चेन्नई कहा जाने लगा। तो इसको याद रखें अच्छे से यहां पर। और अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार दो बार आप जितनी बार चाहें इसको देख सकते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी किया, जिसमें 500 पैगोडा, 500 पैगोडा का मतलब है कि डचों के द्वारा जो सिक्के ढाले गए थे सोने के, उनको कहा जाता था पैगोडा। ठीक है, तो उनको वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो ये किसने की थी? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, केवल 500 पैगोडा में की थी बस। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। इसी समय पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बंबई, आधुनिक नाम मुंबई है, दहेज के रूप में दे दिया था। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। हालांकि ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। 1669 ईस्वी में गेराल्ड ओंगियर अंग्रेजी कंपनी का निदेशक बनकर आया। उसने मुंबई, जो मैं आधुनिक नाम मुंबई है तो मुंबई कहूंगा, मुंबई में बंदरगाह और गोदाम बनाना प्रारंभ कर दिए थे। तो किसने किए थे? गेराल्ड ओंगियर ने। मुंबई को आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को ही जाता है, लेकिन कभी कभी इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि मुंबई को बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को जाता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। मुंबई उससे पहले भी था, वहां उससे पहले भी लोग रहते थे। हालांकि आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है। मैंने काफी बार इसको पढ़ा हुआ है, काफी बार इसकी चर्चा की हुई है। तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि 1669 ईस्वी में जिस समय ये गेराल्ड ओंगियर यहां पर आया था मुंबई में, तो उस समय केवल मुंबई की जो जनसंख्या थी वो केवल 10,000 थी। और इसके बाद धीरे 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 वहां पर लगभग 60,000 जनसंख्या हो गई। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत से अपना मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था। तो यहां पर इसको याद रखें, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया था कि सूरत से जो उनका मुख्यालय था वो मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था। 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेजों को क्या किया था कि 1200 रुपए में सूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल की थी। किसने की थी? ये अंग्रेजों ने यहाँ पर। और किससे की थी ये? उस समय के जो बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान से। और यहीं पर फोर्ट विलियम नाम से एक कोठी बनाई थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर हुए थे। सूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर के ही विस्तृत रूप को कलकत्ता, ये आधुनिक नाम है कोलकाता, कहा जाने लगा, जिसको आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय जॉर्ज चॉर्नोक को दिया जाता है। मैंने ये भी यहाँ पर काफी बार ऐसा पढ़ा है कि कलकत्ता को जॉर्ज चॉर्नोक ने उसकी नींव रखी थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे पहले भी लोग रहते थे, क्योंकि उससे पहले छोटे छोटे गांव थे, हालांकि बड़ा शहर तो नहीं था। तो जैसे सूतानुती हो गया, ये कालीकाता और गोविंदपुरी, इस तरह के ये गांव थे वहां पर। हाँ, ऐसा तो बोल सकते हो कि आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय जो जाता है वो किसको? जॉर्ज चॉर्नोक को जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर नींव रखी का मतलब है कि वहां कोई नहीं रहता था, वहां पहली बार लोगों को बसाया, ये तो नहीं है ना। इसलिए काफी इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है, जो बिल्कुल ही गलत है। कलकत्ता को 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और
1774 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। इसको भी याद रखें, कब से कब रहा है, 1774 से 1911 ईस्वी तक। 1715 ईस्वी में कलकत्ता से एक अंग्रेजी दूत मंडल मुगल दरबार में गया, जिसमें एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सिरहुदी प्रमुख थे। तो यहां पर आप किसी को याद मत रखें, विलियम हैमिल्टन को याद रखें, क्योंकि ये चिकित्सक था, इसलिए इसको याद रखें। तो इस समय मुगल शासक फर्रुखसियर थे, जो एक गंभीर रोग से ग्रस्त थे, परंतु यहाँ पर क्या हुआ था कि विलियम हैमिल्टन ने अपनी चिकित्सा से फर्रुखसियर को पूरी तरह ठीक कर दिया था। तो फर्रुखसियर इससे खुश हो गया और उसने क्या किया कि 1730 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया। इस शाही फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में 38 गांवों की सूबेदारी मिल गई थी और मुंबई में सिक्के ढालने का भी अधिकार मिल गया था और उन सिक्कों को चलाने का भी अधिकार मिल गया था संपूर्ण मुगल साम्राज्य में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और इसी शाही फरमान को इतिहासकार ओर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार पत्र कहा था। तो इसको याद रखें, कब से, ये फर्रुखसियर ने किया था 1730 ईस्वी में। तो ये तो था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।